हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 1 जो सॉल्यूशन का था उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको तुम लोग मिला लेना और मिलाने के बाद जो एक्यूरेसी हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर डीपीपी 1 है। 1 किस चैप्टर का? सॉल्यूशन चैप्टर का। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन और अवेलेबल क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। देखो क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट से सावधान रखना। नॉट करेक्ट ऑलमोस्ट फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन। किसके लिए करेक्ट नहीं है? देखो होमोजीनियस सॉल्यूशन जानते हो, मिक्सचर, जो मिक्सचर जनरली होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस होते हैं, उसमें जानना कि दीज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। बिल्कुल ऊपर नीचे हमेशा उसका कंपोजिशन सेम होता है, बिल्कुल सही है। दीज शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन केमिकल में अंतर होता है। तो दीज शो सेम केमिकल, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत है। डी चेक कर लो, दे हैव कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये भी सही है। तो यानी सी गलत है, पहला का सी गलत है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी उसका ज़रूर चेंज होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in large excess, which is responsible for chemical properties, which is determined by physical state of solution। A and C, ये दो ऑप्शन सही है। ए भी सही है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में, और सी भी सही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसी से डिसाइड होती है, इसका अमाउंट लार्ज होता है। तो ए एंड सी डी ऑप्शन में है। तो सेकेंड का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल का कोई सॉल्यूशन कह दे, सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल, इससे क्या मतलब निकालते? इससे मतलब ये है इथानॉल इन डिजॉल्व इन वाटर, ये जरूरी नहीं वाटर, किसी और में भी हो सकता है। कंपोनेंट्स आर सेम फेज, ये भी जरूरी नहीं है। इथानॉल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, हाँ, जिसका नाम दिया जाए समझ जाओ वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ये बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। देखो एयर एक सॉल्यूशन है, एकदम सॉल्यूशन है। एयर में सभी गैस मिक्स रहता है, होमोजीनियस है, ठीक है। ब्रास जानते हो कॉपर जिंक का होता है, वो भी सॉल्यूशन है। अमलगम किसी मेटल के साथ जिंक, वो भी सॉल्यूशन है। बेंजीन इन वाटर, बेंजीन को जब भी पानी में डालोगे तो बेंजीन नॉन पोलर है, अब पानी क्या है बताओ, पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, तो सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो गया। ये चारों में ऑड हो गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मैंने 4 का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें से कि फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन बिलो। ठीक है, सॉल्यूट का 4 दिया हुआ, सॉल्वेंट का 4। अब कहता है कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम। तुम जानते हो मरकरी एंड सोडियम, तो ये जानते हो मरकरी एकलौता मेटल है जो लिक्विड में है और सोडियम सॉलिड में है, तो ये तो सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। गौर करना, जो पहले दिया जाए सॉल्यूट इन बताओ, दूसरा में सॉल्वेंट, तो लिक्विड किस में है? सॉलिड में। ऑप्शन खोजो, लिक्विड सॉलिड वाला ऑप्शन कौन है? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 का हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इन गैसियस फेज। सॉल्यूट को गैस, सॉल्यूट क्या होगा? जिसको पहले बोले वो सॉल्यूट हुआ। जैसे पहला देखो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर सॉलिड है, तो इसीलिए ये तो एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि पहला चीज़ गैस में होना चाहिए, कॉपर गैस में नहीं रहता है। सेकेंड है कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर भी सॉलिड में रहता है, कपूर जानते हो। तीसरा है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस है, तो पहला गैस में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कौन सही है, कौन ट्रू है? तो लिक्विड सॉल्यूशन में जानते हो जिसका नाम हो वो उसका अमाउंट एक्सेस में होगा, तो एक्सेस में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सॉल्यूट में कंटेन 1 एंड मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। बोले वोलाटाइल कौन होता है? लिक्विड होता है, सॉलिड तो वोलाटाइल नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। दूसरा सॉल्यूट में और में नॉट भी वोलाटाइल, ये भी सही है, सॉल्यूट नहीं भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट तो वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, ये भी सही है, और डी भी इसका मतलब और सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 7 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले
8 क्या कर रहा है, 18 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 160 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं मास परसेंट ऑफ सुक्रोज होगा। देखो मास परसेंटेज अगर निकालते हो, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सुक्रोज क्या निकालोगे, मास ऑफ सुक्रोज, ध्यान देना, मास ऑफ सुक्रोज बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और गुने क्या होगा 100। तो मास ऑफ सुक्रोज देखो दिया हुआ सवाल में कितना ग्राम दिया हुआ है, 18 ग्राम है, और टोटल मास 18 प्लस 162 है इंटू 100। तो आप बताओ 18/180 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 10%। ये ऑप्शन हो जाएगा 10%। देखो ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो पहला का क्या होगा, 8वां का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चले। 9 कह रहा है कि 184 ग्राम इथानॉल मिक्सड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट ना, इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। अल्कोहल का कितना मोल फ्रैक्शन, वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन। देखो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकालते हो, एक्स निकालते हो, तो गिवन मास और बाई इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है 46 ग्राम। फार्मूला देखो C2H5OH का 46 होगा, 12 गुने 2, 1 गुने 5 और 16 और प्लस 1, तो कितना हो गया 46 हुआ। तो यहाँ हुआ इंटू 100, इंटू 100 क्यों करेंगे, इतना हुआ मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वाटर का। वाटर का क्या, वाटर का फॉर्मूला जानते हैं H2O, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, दिया हुआ है इसका कितना वजन, बोलो 72 ग्राम। तो 72 ग्राम है और वाटर का मोल 18 होगा ग्राम, कट जाएगा, ये 4 हुआ, ये भी कट गया तो 4 हुआ, माने 4:4 रेशियो क्या हो गया 4:4, यानी 1:1 आया। आंसर खोजना है 1:1, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो गया 1:1। 9 का क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इज, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बना रहे हैं, सॉल्यूट है, नहीं मालूम है क्या है, लेकिन किस में है, बेंजीन में है। तो देखो सॉल्यूट है, इसका 0.2 है मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन का कितना होगा 0.8 होगा, क्योंकि तुम जानते हो मोल फ्रैक्शन क्या सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब क्या करा कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, नहीं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल, तो हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, मोल तो नहीं दिया है, तो ये कंप्लीट, इसका जो मोलैलिटी निकालेंगे सॉल्यूट का, ये इनकम्प्लीट आंसर है, माने इसका जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, उसका मास पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ मोलैलिटी करके पूछ दिया, इसीलिए क्वेश्चन वेग में है, ये डाटा इनसफिशिएंट हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन 9 पर तुम लोग मार्किंग करना कि 9 क्वेश्चन 9 में कितना सही है कितना गलत, उसका स्कोर लिख के, जैसे किसी का 7 सही है तो 7/9, किसी का 8 सही है तो 8/9, किसी का 9 सही है तो 9/9, ऐसे स्कोरिंग कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन जिसके पास नहीं हो ऑफिस के नंबर से क्वेश्चन मंगवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। थैंक यू।